अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक इशू के ऊपर आप लोगों की तरफ से फरमाइश रही, मुझे मैसेजेस भी आए, क्योंकि मैं शायद अभी तक मेन मीडिया स्ट्रीम के अंदर या सोशल मीडिया पे वो बातें नहीं आ सकी जो मुझे पता है, जो मुझे मेरे ज़राए से अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ अब सियासत क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं कोई मीम में से शी नहीं निकल रही। मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मेरे आपने प्रोग्राम देखे, अमीर बाद साहब का क्या कहना था, लेकिन मैं क्लियर हूँ, कोई मीम से शीन अभी नहीं निकल रही है। शहबाज शरीफ की जरूरत ही नहीं है। शहबाज शरीफ कामयाब इस मुल्क में तब होगा कि जब वो रिस्क लेना सीखेगा। रिस्क उसने लेना नहीं है, ये याद रख लीजिएगा मेरी बात। मैं पहले आपको, मैं आखिर में बताऊंगा आपको, चले छोड़े जो अंदर की बातें हैं। पहले ज़रा जो सलीम साफ़ी के साथ प्लांटेड इंटरव्यू, तयशुदा इंटरव्यू, ये पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया में इस तरह के जब इंटरव्यू तय हो तो पैसे वैसे लिए दिए जाते हैं, चैनल को दिए जाते हैं, सहाफ़ियों को दिए जाते हैं। अब ये नहीं पता कि सलीम साफ़ी को जो करीबी दोस्त है, जहाँ उनना बैठना है, रिटायर्ड एक मेजर हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो काफ़ी दोस्ती वोस्ती हैं, मैंने भी कई दफ़ा उनको वहाँ देखा है। और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर और तयशुदा सवाल देकर, और वैसे इमरान खान ने ये क्रेडिट जाता है इमरान खान ने कई रवायत तोड़ी थी। मुश्किल से मुश्किल उन्होंने इंटरव्यू दिए, आपके सामने मौजूद हैं। मंसूर अली खान, मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है, नदीम मलिक आपके सामने हैं, और क्या क्या सवालात पूछे हैं उन्होंने, बड़े सख्त सवालात। लेकिन ये लूज बॉल दे के ये तयशुदा था कि ये इंटरव्यू एक एजेंडे के तहत लिया गया कि यहां रास्ता बनाया जाए, क्योंकि बयानिया नवाज शरीफ का नाकाम हो चुका है। वो नारे लगाने के लिए खूबसूरत लड़कियां या इस तरह के लोग शो करके जब पता लगे कि लोग बाहर आ जाएंगे, वोट तो नहीं दिए उन्होंने, ना उन्होंने वोट देने हैं। और यहाँ बड़े लोगों ने, यानी रियाब खां भी बोल पड़ी, ला वैसे ले लेता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे लेने की। उन्होंने भी कई जगह ये बात कही। तो ये याद रख लीजिएगा, नवाज शरीफ का बयानिया शनिया कुछ नहीं है, वो बयानिया के लिए लोग निकलते। याद रखिएगा, याद मैं बता दूं आपको, लोग शक्लें देख कर निकल रहे हैं आज यानी इन लोगों की शक्लें, ड्रामेबाजी, वो बेवकूफ़ बनाना, और सियासत तो तकरीबन अगर देखा जाए बड़ी बुरी तरह पिट चुकी है नवाज शरीफ की। जो इंटरव्यू उन्होंने सलीम साफ़ी के साथ किया, और एक बात में बड़े वादे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल के, सबसे अहम सवाल है माजी को भूल जाएं, नेशनल रिकन्सिलेशन करें। ये नेशनल रिकन्सिलेशन मतलब पता क्या होता है? नेशनल रिकन्सिलेशन, NRO, जो इमरान खान बार बार कह चुका है। आप ये इस बात पे शहबाज शरीफ ने इकरार कर लिया इस बात का कि वो NRO मांग रहे हैं। माजी को भूल जाएं। क्यों माजी को भूल जाएं? आगे की चलें। और बड़ी मजेदार जो बात है ना, और गलतियां हुई, मिलकर मुल्क को निकालेंगे। और कमाल की बात है, दौरानिया अगर देखा जाए 3 दफा वजीर आला रहे, 3 वजीर आजम 3 दफा नवाज शरीफ रहे। ये उन दोनों की बात भी कर रहे हैं कि कोताहियां हुई, गलतियां हुई, ब्लेंडर किए इन लोगों ने। और कमाल की बात है, वो ये कहते हैं कि जो है ना, मैंने करना चाहता था मैं कर नहीं सका, या मैं किया मैं कर नहीं सका। अरबों रुपया का आपके पास था खजाना। ये मेट्रो ऑरेंज ही देख लें, 350 अरब रुपया आपने ज़ाया कर दिया इस कौम का। कई प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खाने पीने के 56 कंपनियां, ये सारे प्रोजेक्ट क्या थे? लूट मार के अलावा आप याशी करते फिरे ना। आप बताएं ना, एक तरफ जरा गौर तो करें ना इस बात को। क्या सलीम साफ़ी को ये सवाल नहीं करें? आग डार का वैसे पूछ दिया, बीमार है। हसन हुसैन का सवाल नहीं करना चाहिए था? सलमान शहबाज का सवाल नहीं करना चाहिए था, कहाँ बैठा हुआ है? और ये नहीं सवाल करना चाहिए था कि ये 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये पैसा कहाँ है, उनके अकाउंट में डाल दिया, पूछा ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ का जो बयानी है ना, टोटली वो नाकाम हो चुका है। और क्या वो जो मरीम नवाज़ कैंप ने जो बातें लगाई हैं, जो उन्होंने इस तरह की कश्मीर का सौदा कर लिया है, ये कौमी सोच है? किसकी जरूरत है कि आपकी पाक फौज और इन सब में बैठे हुए कोई इस तरह की जरूरत कर सके? कश्मीर बेच दिया क्या? यानी मोदी का बयानिया, मोदी से जराना तो आपने निभाया। और मैंने आपके सामने वो पर्ची सिस्टम और सारा वो भी चला दिया था कि मोदी ने जिस तरह मजाक और ठट्ठे मारे थे कि मियाँ नवाज शरीफ ने बुला लिया, नवाज शरीफ साहब लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता, हमारा बड़े लोगों को दुख होता है,
कहते हैं कि साहब का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ उसको। काबिल से जैसे बुलाया, शादियों में आए, आमों की पेटियाँ, तो वो तो बयानियाँ क्या ये इससे पीछे हट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, कह रहे हैं मुल्क को हम निकालेंगे। अच्छा, कहाँ से निकालेंगे? ज़रा अफरात ज़र का उन्होंने मामला उठाया, महंगाई की उन्होंने बात की, इजाफे की बात की। याद रखिएगा, महंगाई की वजह सिर्फ हुकूमतों की नालायकी है चंद जगहों के ऊपर, लेकिन हर जगह ये नालायकी का इशू नहीं होता है। मैंने 2010 से रिट पिटीशन एक दायर की महंगाई कंट्रोल करने के लिए, 3 अदवार देख लिए 3, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी। पेट्रोल नीचे ऊपर आया, आप सारा कुछ देखते रहें, क्या उससे फ़र्क पड़ा? नहीं। रीज़न्स क्या हैं? वो कौमी सोच कैसे पैदा होगी? हमने कहना महंगाई कर दी है, महंगाई तो वैसे सूबाई सब्जेक्ट है अब तो। अगर तो इमरान खान ने यहाँ कर दिया या कर दिया तो क्या सिंध में कंट्रोल हो गई है? नहीं कंट्रोल हुई। और उसकी वजूहत जो है ना वो समझना ज़रूरी है। आबादी बढ़ रही है, आपके सामने है, आपकी पैदावारी सलाहियत कम हो रही है, यानी जहाँ चीनी गंदम पैदा कर रहे हैं, अपना गन्ना कपास वगैरह सारा, तो आबादी बढ़ रही है। तो वो आप उस सारे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप इंपोर्ट करते हैं ना, फिर दालें इंपोर्ट कर रहे हैं सारा, तो वो बर्डन आपका किस पे पड़ता है? ट्रेड बिल पे फ़र्क पड़ता है ना आपका। यानी गंदम ले लें 4 लाख, इस 26 लाख के करीब बड़ी रिकॉर्ड पैदावार हुई, लेकिन 4 लाख फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ी, तो इंपोर्ट का बिल तो बचा पड़ गया। चीनी आपके सामने मौजूद है, चीनी की काश्त कम हो रही है और ये गवर्नमेंट ये कंट्रोल नहीं कर रही है, इनकी नाइल ही है कि गंदम का जो है ना जो गन्ना लगाता है उसको पैसे नहीं देते शुगर मिलने। अच्छी कोशिशें की हैं, अच्छी काविशें की हैं, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं, मैंने ये मामला लेकर भी गया हूँ कोर्टों के अंदर, और मैं इस पर बड़ा सीरियसली सारे मामले को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन क्या होगा? फिर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बिल आपके पास पड़ेगा। फिर तेल आ जाए, तेल जो गालबन का जो 20 रुपये अपना $20 फी बैरल था, जो अब $75 फी बैरल हो चुका हुआ है, 70% आप दरामद करते हैं। और ये भी याद रखना है कि तेल की कीमतें देखें, मैंने चाहूँगा चैलेंज किया है मुझसे, मैं ये चैलेंज भी करता हूँ, नवाज शरीफ के दौर में 70% तक सेल टैक्स लगता रहा है। इस गवर्नमेंट ने कम से कम वो सेल टैक्स कम करवाया। इस वक्त भी तेल की कीमतें इस खित्ते में सबसे कम है, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर सबसे कम है। उसकी वजह यह है कि हम 30-35% जो करीब है वो हम खुद पैदा करते हैं। को सऊदी गवर्नमेंट हमें एडवांटेज दे देती है, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि तेल की कीमतें इस खित्ते में कम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ठीक है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या सेल टैक्स के चक्कर में आप रेवेन्यू अपना बढ़ा रहे हैं, अगर वो भी ख़त्म कर दें तो फिर हो जाएगा, लेकिन आप इस मुल्क की इकॉनमी नहीं चला सकते। आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा सके आप। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी जो आपको पता होने चाहिए। और जो लफ्ज़ है, आप अगर आगे चलना चाहते हैं तो कैसे चलेंगे आप? यानी ये बातें कर रहे हैं ना, अच्छा क्या चाहते हैं? यानी वो NRO की बातें अगर कर रही हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने प्रोग्राम आपके साथ बड़ा वाज़ेह तौर पर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिए थे। ये तो हो नहीं सकता। आप इस तरीके से किसी के कहेंगे जुर्म माफ़ कर देंगे, हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है कि ये इस तरह पॉसिबल हो सके, आप इस तरह कर सकें। तो नवाज शरीफ का एक फुसफुसा सा इंटरव्यू था, अपने आप को उस पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश थी, और ये मैं बता चुका हूँ अपने प्रोग्राम, मेरे पिछले प्रोग्राम देख लें आप, जिसमें मैं बैठा था। ये एक चाल है, थोड़े अरसे के लिए नवाज शरीफ ज़िंदा कर दो, फिर मरियम ज़िंदा कर दो। अब देखा कोई कार्ड नहीं चल सका, तो अब शहबाज शरीफ का कार्ड ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये खबर सुन लें जो मैंने आपको वादा किया था, शहबाज शरीफ अब मुल्क से बाहर जाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग उनकी हो चुकी हुई है, हाई कोर्ट में आएंगे, इजाज़त मिल जाएगी उन्हें बाहर जाने की, ये मैं पहले बता दूँ आपको। मैं फिर बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है कि उनको मुख्तलिफ उनके ECL के हवाले से ऑर्डर पास करने पड़ने हैं, नैब के कॉन्टेक्स्ट में अलग है, लेकिन वो प्लान और आने वाले हैं आने दिनों में, और वो किस लिए जाना चाहते हैं? जुर्रत तो है नहीं इस इंसान के अंदर। पहले चौधरी शरीफ नहीं चलने देता था इसकी, फिर शमीम अख्तर नहीं चलने देती थी, तो अब अपने भाई नवाज शरीफ के घुटने पकड़ने जा रहा है कि अब ना बयानियाँ नरम कर दें आप। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन पॉलिसीज़ बाकी पे आपने ढेरी डाल दी है। जाएं पकड़े जाकर, वोट को इज्जत दो, जो तबाही कर दिया आपने इस मुल्क के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए, 5th जनरेशन वार जो बैनुल एजेंडा लेकर चल रहे हैं। कौम नहीं अब ये मानेगी ये बातें आपकी, याद रख लीजिएगा। हम भी कौम को आगाही दे रहे हैं कि इनकी बातों पे नहीं, जो इतना अरसा कुछ नहीं कर सके अब क्या करेंगे?
क्या अनोखी चीज कर देंगे, क्या क्या एक नई डेवलपमेंट क्या लेके आएंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। हाँ, एक बात तो मैं चाहूँगा, ये वाली बात ज़रूर मैं कर दूँ कि जो सलीम साफ़ी के साथ जो इंटरव्यू हुआ ना, उसके बाद सुलेमान शहबाज शरीफ जी, सुलेमान शरीफ, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आप एक सच्ची और मुतासर कुन लीडर हैं। बेटा जो है बाप को कह रहा है, बेवकूफ़ दुआ बनेगा। वो दिन खूबसूरत थे जब हम एक साथ चाय पीते थे। आज मैं आपका इंटरव्यू देकर चाय पी रही हूँ। अल्लाह हम सबको जल्द मिलाए इंशाअल्लाह। ये किया। और मरीम नवाज़ ने भी 2 जो है ना रीट्वीट किए। मैं वो बैकग्राउंड पे ये चला रहा हूँ साथ, आप देखिएगा। जब मुस्लिम लीग हमारा घर है, मुस्लिम लीग नून हमारा घर है, जिसको मियाँ नवाज शरीफ ने 40 बरस की बड़ी मेहनत से बनाया है, लूट मार से बनाया है, मेहनत से बनाया है। वो किसी ने किया तो मरीम नवाज ने उसको रीट्वीट किया। और साथ ही वो मेरे इस्तीफे की खबरें जाली हैं शहबाज शरीफ, उसको भी रीट्वीट किया है इन्होंने। तो बात समझ में आ गई, ये बिल्ली चूहे का खेल और कौम को बेवकूफ़ बनाना। फिर जो बड़ी मज़ेदार बात है, नवाज शरीफ ने आज जो 3 ट्वीट किए हैं ना, वो मैं आगे जाके महंगाई के बारे में मैं तफसीली बताऊंगा बातें आपको। वो महंगाई के बारे में उन्होंने किया कि आसमान से बातें करती महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिसे अवाम, आटा चीनी घी और दवाओं के लिए ठोकरे खाते लोग, PTI से निजात के लिए गली गली दुहाई देती खल्क़े खुदा, मुस्लिम लोगों के पुरजोश तारीखी जलसे और हुकूमती सरबराहों का खाली कुर्सियों से खिताब। अब यहीं से अंदाज़ा लगाना, ये नवाज शरीफ ने खुद तो लिखा नहीं, वो उर्दू लिखनी आती नहीं, ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसको। इसको भी ट्वीट किया मरीम नवाज़ ने, 3 ट्वीट किया नवाज शरीफ ने। फिर उससे अगला ट्वीट किया मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया। कमाल की बात है, एक तीसरा जो ट्वीट है ना, उसको रीट्वीट नहीं किया। ये जदोजहद मोहत चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि अब जरा सुने, आइन शिकंज के गुलामी से निजात के लिए और अपने इज़्ज़त नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त समित में खड़े नज़र आने के लिए मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खरीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये तीसरा, ये भी मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है आपके सामने। बताने का मकसद ये है, कौम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? कौम इतनी आसानी से अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। ये खेलने वाले हैं अंपायर को साथ मिला के। इमरान खान की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। अब ये चीज़ें सारी अगर आप मिलाएं ना, तो ये एम्पायर को साथ मिलाकर खेलना चाहते हैं और वो नहीं चल सकेगा, वो बयानिया अब नहीं चल सकेगा। और शहबाज शरीफ की पोजीशन तब बननी है लोकल में, मरीम नवाज़ अंदर जाएगी। मैं लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ, मरीम नवाज़ अंदर जाएगी। उसके लिए प्लानिंग ऑलरेडी कर बैठे हैं कि मरीम नवाज़ अंदर ना जाए। और मरीम नवाज़ के लिए रास्ता क्या है, जो इन शहबाज शरीफ के करीब जो बातें सुनने में आ रही हैं वो क्या हैं कि 2025 तक तो नाहल है ना, फिर नाहल जब सज़ा पूरी करेंगे उसके 10 साल बाद पूरी होनी है। उसके बाद अगला जो इलेक्शन आएगा 2028 में, कोई मिनिस्टर बने तब वज़ीर आज़म आ जाएं। नवाज शरीफ ये प्लानिंग किए बैठे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ को आगे नहीं लेके आना। और शहबाज शरीफ वजह है कि लूट मार इकट्ठे किए ना बड़े भाई ने, छोटे मियाँ ने, सब ने, तो ये कोई नहीं चाहता। मैं फिर अपनी उस बात पर कायम हूँ, आज भी कायम हूँ कि नहीं, ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कौम ने बेवकूफ़ नहीं बनना, अब बहुत हो गया है। 3 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये बाहर जाने की मैं खबर दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, ये बाहर जाने के लिए तैयारी पर तोल रहे हैं, मिन तल रहे, घुट रहे, पकड़ेंगे जाकर। और नवाज शरीफ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन उसमें एक गारंटी और छोटी चाह रहे हैं कि अगर वो जाके बात करेंगे तो यहाँ उन्हें रास्ता दे दिया जाए। अब रास्ता कौन देगा? यहाँ अदालतों में तो रास्ता नहीं देंगी। यहाँ मिल मिला के NRO तो होना नहीं है, केस बड़े सख्त हैं, नवाज शरीफ से सजा याफ्ता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यहाँ रास्ता तो कोई नहीं है। यानी रह कौन गया अगर देखा जाए तो हसन हुसैन भी नहीं है, ऊपर से आसमा की तबीयत ठीक नहीं है, मरीम नवाज़ आपके सामने नाहल हो चुकी हैं, सलमान शहबाज भी भागा हुआ है, हमजा भी इनमें है। तो इस ख़ानदान में तो कोई ख़ानदानी सियासत से बाहर निकलना पड़ना है। अब ये मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों को फैसला करना है कि अगर वाकई मुस्लिम लीग जिंदा रखना चाहते हैं तो इस ख़ानदानी सियासत से निकलें। नवाज शरीफ और ये सारा ये ख़त्म है, ये सारा काम अगर देखें इनमें कोई, यानी अब ये मुश्किल है, अब ये मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं है खड़े होने वाला। अब ये सारा जो कुछ है ना, ये जितना कुछ है, अगर मान लें कोई 2023 में कोई चीफ जस्टिस आ जाएगा तो हालात, वो कोई हालात ऐसे नहीं बनने वाले। यहाँ पर कौम जाग रही है, कौम इतनी आसानी से नहीं बख्शेगी इन सब लोगों को। इन सबको हिसाब देना है, जवाब देना है। और इस तरह के इंटरव्यू उनको कोई नहीं आएंगे, कोई हालात नहीं है,
तैयारी इनकी रहेगी और ये जाएंगे बाहर। वो इमरान खान क्या गवर्नमेंट करती है वो अपनी जगह पर मौजूद है, मरीम नवाज़ को साइड पे कैसे करना है वो अपनी जगह सियासत चल रही होगी इनकी और किस तरह लेकर चलना है। लेकिन नवाज़ शरीफ किसी शक्ल भी जो भी उसका झूठा बयानिया बनाया हुआ है, फ्रॉड बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो ड्रामा देने के लिए वो जो कि बाहर की एजेंसी का मामला को लेकर चल रहे हैं ना, बाहर का एजेंडा ये है, फिफ्थ जनरेशन वार ये है कि वो मोसाद का, CIA का, रॉ का, NDS का, MI5 उसका एजेंडा लेकर चलना है। और वही लोग जो इनकी डर्टी मनी को बचा कर बैठे हुए हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों खामोश बैठी है उस पर फिर बात करेंगे। आप बहरहाल आपके सामने ये सारी हालात वाक़यात रखती हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।